ओके, हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज है 8 जुलाई 2026 और सुबह के 9:30 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अभी तक विभाग की तरफ से आपका जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 का डीवी होने वाला है, इसकी कोई भी डीवी की चेकलिस्ट वगैरह या फिर आपका डीवी किस डेट को होगा, किस पर्टिकुलर डेट को होगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अभी तक, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होगी कि जो आपका डीवी है वो इसी सप्ताह होने वाला है, यानी जुलाई के सेकेंड वीक में, यानी ये 7 से लेकर 14 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो अभी तक आपका डीवी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि किस डेट को होगा। इसीलिए मैंने कल आपसे एक यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे पोल करवाया था, जिसमें मैंने आपका एक सजेशन मांगा था कि जो आपका थर्ड ग्रेड लेवल 1 का डीवी होने वाला है, उसमें आपको ऑफलाइन तौर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कितने सेट बनाने, तो इसका वीडियो आपको कब प्रोवाइड करूँ। तो इसमें मैंने आपका सजेशन मांगा है, तो आपने 77% लोगों ने कहा है कि चेकलिस्ट जारी होने से पहले, ताकि समय से पहले जो है डॉक्यूमेंट को रेडी रखा जा सके। ठीक है। अभी तक 100 वोट हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक और भी ज़्यादा इसमें वोटिंग हो चुकी होगी। और 30% लोगों ने बोला है कि जारी होने के बाद कभी भी बना सकते हैं, और सेम यही रेशियो रहा है अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी। ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि आप बिल्कुल सही समझते हो कि जो चेकलिस्ट जारी होने से पहले ही इन डॉक्यूमेंट को रेडी रखना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक तो है ना, कोई भी आपके नोटिफिकेशन नहीं आया है कि डीवी इस पर्टिकुलर डेट को होगा। और आपको ये भी पता होगा कि विभाग ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि जुलाई के सेकेंड वीक में होगा, यानी इस 7 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक कभी भी बीच में हो सकता है। अब क्या होगा, आनन फानन में जल्दी से आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि भाई कल डीवी है या परसों डीवी है, जो भी है, तो फिर आपको जल्दी से डॉक्यूमेंट के सेट तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कभी बारिश की वजह से आप बाहर डॉक्यूमेंट का सेट बनाने नहीं जा पाएंगे, कभी ई मित्र बंद होगा, और कभी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तो वकील वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जल्दबाजी वाला काम हो जाएगा। फिर आप जल्दबाजी में जल्दी का काम शैतान वाला काम करोगे। ठीक है। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यही सारे डॉक्यूमेंट आपको डीवी में चाहिए, है ना। मैंने कोई भी फालतू का डॉक्यूमेंट नहीं बताया कि आपके परिवार का राशन कार्ड, जन आधार कार्ड या आपकी बैंक डायरी, ये फालतू के डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बताया। मैंने केवल ही उन्हीं डॉक्यूमेंट को बताया जो आपके डीवी के लिए चाहिए, क्योंकि मैं पहले डीवी करवा चुका हूँ जूनियर अकाउंटेंट के टाइम, तो मेरे को मालूम है। ठीक है। और आप जब डीवी की चेकलिस्ट जारी हो जाए तब देख लेना, मेरा वीडियो मिला लेना चेकलिस्ट से, यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट के सेट्स को तैयार करवा ले। और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जिन लोगों ने ये वोटिंग किया है कि चेकलिस्ट जारी होने के बाद कभी भी करवा लो, तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट के सेट तैयार कराने हैं ना, तो यही डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में भी आएंगे, और तब भी आपको इन्हीं के सेट तैयार करवाना है। और अगर आप अभी करवाते हो मेरे वीडियो देखने के बाद, तो अभी भी करवाना है। तो ये काम तो आपको बाद में भी करना पड़ेगा और अभी भी करना पड़ेगा। तो जब बाद में करना है तो अभी क्यों नहीं? क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मान लो विभाग ने आपको जल्दबाजी में डीवी के लिए बुलाया, तो फिर क्या करोगे? जल्दबाजी में क्या क्या काम करवाओगे? इसलिए इसको पहले से कंप्लीट रखो। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ा नहीं है। अच्छा, जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना, तो चेकलिस्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आएगी? चेकलिस्ट में एक चेकलिस्ट फॉर्म बनना पड़ता है, जो कि 3-4 पेज का फॉर्म होता है। और एक जो है वो राजस्थान के मूल निवासी हो, ये एक फॉर्म होता है जिसपे वचन पत्र, मतलब सामान्य पेज पर निकालना पड़ता है, और इस पर अपन को रोल नंबर वगैरह लिखकर और उसको साइन करके बस ऐसे ही जमा करवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो केवल आधे घंटे का काम है, जिसमें आप प्रिंट निकालोगे और खुद ही हाथ से उसको भर दोगे, यानी पेन से उसको भर दोगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये काम तो बाद में भी हो सकता है, और मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे भरनी है चेकलिस्ट वगैरह। तो ये सब काम मेरे पे छोड़ दो आप। सेकेंड थिंग, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट के 3 सेट तैयार कर लो, और उनको अपने पास में रखो, और उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। वो चीज़ें मैं आपको आगे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, और हर डॉक्यूमेंट को हम डिटेल से समझेंगे कि कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। दूसरी चीज़, आपका जो डीवी है वो इसी सप्ताह होगा, यानी 7 से लेकर 14 तारीख तक आपका डीवी कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास टैक्स आ सकता है, यानी टैक्स मैसेज आ सकता है, या फिर आपका ईमेल आ सकता है। तो दोनों को चेक करते रहना, कभी भी आपके ईमेल आ सकता है या टैक्स मैसेज आ सकता है। और कभी कभी ईमेल जो है ना, ईमेल स्पैम में चले जाता है, या कभी कभी हमारे पास ईमेल का नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए ईमेल को चेक करते रहना। और टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, और विभाग नोटिस जारी करेगा तो वो मैं बता ही दूंगा। तो इसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो मैं यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको नोटिफाई करवा दूंगा, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। इसलिए दोनों चैनल से ज्वाइन हो जाना, दोनों को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको उनके 3 सेट रेडी कर लेना है, और एक जो होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट होगा। तो इन सभी सेट को और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको डीवी में लेकर रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, बात को समझ गए? एक तो ये 3 सेट हो जाएंगे, और एक आ जाएगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको डीवी में रिपोर्ट करना है। चलिए।
तो चलिए आप देखते हैं डॉक्यूमेंट के कौन कौन से सेट बनाना है और किस तरीके से बनाना है। ऑल राइट एवरीवन, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 के लिए जो ऑफलाइन डीवी होगा उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो है, जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे उनको आपको कितने सेट बनाने हैं, तो उनके आपको कितने सेट बनाने हैं, तो 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट क्यों बनाने हैं, इधर मैंने लिखा है 2+1। 2+1 का क्या मतलब है कि ये जो दो दो सेट है ना, ये 2 सेट तो आपको जमा हो जाएंगे कहाँ पर, जहाँ भी आप डीवी के लिए जाओगे तो उधर 2 सेट तो जमा हो जाएंगे और एक सेट आपके पास रहेगा। ठीक है, अब 3 सेट की बोल रहा हूँ, जब 2 सेट ही जमा होंगे तो मान लो जो 2 सेट अपने बनाए उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट कुछ फट छट गए या इधर उधर हो गए, तो आपका जो एक्स्ट्रा सेट पड़ा उसमें से आप उसमें लगा सकते हो। तो सेफ्टी पर्पज के लिए अपने पास एक सेट रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास भी तो प्रूफ रहना चाहिए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी के लिए देके आए हो, तो इसलिए आपके पास एक सेट रहना चाहिए। भले ही आप 4 बनवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 से तो ज़्यादा ही सेट लेके जाना है, या तो 3 लेके जाओ या 4 लेके जाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन 3 सेट तो लेकर ही जाना आप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड किसको करना है, तो ओनली फोटोकॉपी को करना है। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपके साइन होंगे उस पर, आपके सिग्नेचर होंगे उस पर। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। लेकिन सेल्फ अटेस्टेड करना किसको है, तो ये केवल और केवल फोटोकॉपी को करना है। भाई देखो, एक जो सेट बनेगा, इन दोनों सेट में से एक जो सेट बनेगा वो तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का बनेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये आपकी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह है, इनकी तो फोटोकॉपी लग जाएगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसमें लगेंगे। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म बनने से पहले 7-8 डॉक्यूमेंट बनाए थे, जैसे दहेज संबंधी वाला, धूम्रपान वाला और संविधान संबंधी वचन पत्र, ऐसे करके 7-8 डॉक्यूमेंट बनाए थे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक सेट में लगेंगे और दूसरे सेट में उनकी फोटोकॉपी लगेगी। तो जो जितनी भी आप फोटोकॉपी लगा रहे हो उन सभी के नीचे साइन होना चाहिए। साइन आप नहीं करोगे तो वो जो स्टाफ होगा वो आपको वापस दे देगा वो फॉर्म, और उस पर आपके साइन मांगेगा। वो बिना साइन के वो लेंगे नहीं, यानी बिना सेल्फ अटेस्टेशन के वो लेंगे नहीं। तो ध्यान रखना, आप जितने भी फोटोकॉपी दोगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके दोगे, यानी उसके सबके नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। अब कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार उनको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो देखो, ये थे 8-9 डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए थे, जिसमें से ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना दोगे आप। अब इसको ओरिजिनल लगाओगे, इसका मतलब है कि आपके इधर तो साइन होंगे, इस साइड तो इधर साइन हो जाएंगे और इधर मोहर वगैरह लग जाएगी। ये सारा प्रोसेस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वाला जो है ओरिजिनल लगाओगे, लेकिन इसकी एक कॉपी जो बनवाओगे उसको उधर नीचे साइन करना है। कहाँ पर, नीचे इस साइड, इधर नीचे कहीं भी साइन कर दोगे, अपने जो भी साइन है वो इस साइड कर दोगे और फिर इसको दे दोगे सेल्फ अटेस्टेड करके। फिर अगर अपन बात करिए जो भी स्टाम्प है, तो स्टाम्प में आपके ऑलरेडी साइन होते हैं। कहाँ पर साइन होते हैं, इधर नीचे आपके साइन होते हैं। ये देखो, ये हस्ताक्षर दिख रहा है तो ऑलरेडी साइन होते हैं, तो आपको ओरिजिनल पे साइन नहीं करने हैं। जब आप इसकी फोटोकॉपी कराओगे सेकंड सेट के लिए तो नीचे लास्ट में साइन करना। ठीक है, समझ गए मेरा कहने का, तो नीचे साइन करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर नीचे सेल्फ अटेस्टेशन नहीं करना, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी आपके साइन होंगे, उसमें ऑलरेडी आपके साइन होंगे। आपको साइन कहाँ करना है, आपको साइन करना है जो भी फोटोकॉपी आप दोगे ना उस पर आपको साइन करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आप पहले ही देख चुके हो, है ना। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, ठीक है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल्फ अटेस्टेशन किसको करना है, यानी साइन किसके नीचे करने हैं। तो केवल और केवल फोटोकॉपी के नीचे करोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नीचे नहीं करोगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपका साइन है। समझ गए। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो, अब डिस्कस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो 3 सेट बना लोगे, आगे बात समझ में, 3 सेट बना लोगे जिसमें 2 सेट जमा हो जाएंगे और एक सेट आपके पास रहेगा, और जितनी भी फोटो कॉपी रहेगी उसके नीचे आपके साइन हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले आधार। अब आधार आप सोच रहे हो कि सबसे पहले मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, आधार कार्ड जो चाहिए ना आपको, वो डिजिटल आधार कार्ड चाहिए। डिजिटल आधार कार्ड क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको डिजिटल आधार कार्ड क्या होता है। ठीक है, देखो स्क्रीन पर जो आपको आधार कार्ड दिख रहा है, स्क्रीन पर जो आपको आधार कार्ड दिख रहा है इसको बोलते हैं डिजिटल आधार कार्ड। ये एक सैंपल है जो मैंने यूज़ करा है ताकि आप इसको समझ सको। अब ई मित्र पे जाना और उसको बोलना डिजिटल आधार कार्ड निकालो। आप भले इसका अभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और बोल देना इस तरह का आधार कार्ड निकाल दो। क्योंकि जब मेरा जूनियर अकाउंटेंट के टाइम डीवी हुआ था तो भी हमसे ये डिजिटल आधार कार्ड मांगा गया था। और अगर अभी जिनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि जब हमारा डीवी हुआ था तो हमसे ये वाला आधार कार्ड मांगा गया था जिसको बोलते हैं डिजिटल आधार कार्ड। अब जो नॉर्मल आधार कार्ड होता है ना वो इतना ही होता है, जैसे ये कैंची का निशान दिख रहा है,
इतना ही होता है। और फिर आप इसको कट कर लेते हो और आप इसको पर्स में लेकर घूमते हो और सब जगह ये दिखाते हो, ठीक है। लेकिन डीवी में आपके लिए ये पूरा मांगा जाता है, जिसपे क्यूआर कोड होता है। वैसे क्यूआर कोड इसमें भी होता है, लेकिन डीवी के लिए आपसे ये पूरा मांगा जाता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप ई मित्र जाना और इसका प्रिंट निकाल देना 2-3, और 2-3 कॉपी ले लेना, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना, यानी कॉपी के नीचे उसके साइन कर देना, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल आधार कार्ड भी नहीं देते हो और उसकी जगह इसकी कॉपी दे देते हो तो ये भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, नॉर्मल आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी ले जाना और इसकी भी फोटोकॉपी ले जाना, और जो भी मांगे वो दे देना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ई मित्र पे बता सको कि इस तरह का होता है ये, और ऐसा आपको निकाल के ले जाना है। दूसरी चीज़ ये कि केवल एक ही आईडी मत लेके जाना, 2-3 आईडी लेके जाना। करीब 2 आईडी तो आपके पास होनी चाहिए। जैसे एक तो आधार कार्ड तो कंपलसरी होता है, तो आधार कार्ड तो आप लेके जाओगे। इसके अलावा पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपके पास है तो उसकी जेरोक्स भी लेके जाना, ठीक है। हमेशा आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए। तो ये समझ गए, डिजिटल आधार कार्ड। दूसरी चीज़ ये है कि जिन भी लोगों का पहली बार डीवी हो रहा है उनको पता नहीं है कि डीवी किस तरीके से होता है, तो मैंने इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है वो कंप्लीट प्रोसेस बताया, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उधर से देख लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अदर डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया आधार कार्ड, सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो जाएगा डिजिटल वाला, आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। जब भी आप डीवी के लिए जाओगे तो सबसे पहले जो डिमांड करेंगे वो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए डिमांड करेंगे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना वो स्क्रूटनी फॉर्म के थ्रू चेक करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा स्क्रूटनी फॉर्म का एक वो शैक्षिक उपलब्धता वाला कॉलम है जिसमें आपके अंक पत्र 10वीं 12वीं, उसके बाद उपाधि, तो इस फॉर्म में लिखे हुए थे ना उसमें डॉक्यूमेंट, और उधर ही आपने अपलोड करे होंगे सारे डॉक्यूमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो वो उधर से ही सारे चीज़ों को पढ़कर आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो वो पेंसिल से स्क्रूटनी फॉर्म पे टिक करते रहते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए और ये डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट, एकदम सही है, ठीक है। अब इनों में कोई भी आपकी दिक्कत होती है तो आप एफिडेविट दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 रुपये के स्टाम्प पर आप एफिडेविट दे दोगे कि भाई नाम में दिक्कत है या जो भी दिक्कत है आप उधर दे दोगे उसमें, ठीक है। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो फीस रिसिप्ट के साथ होना चाहिए और टोटल 10 पेजेस का होगा, ठीक है। तो कितने पेजेस का होगा, ये टोटल 10 पेज का होगा, गिन लेना। अटेस्ट ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये होगा आपके 7 पेज का, और उसके बाद इसमें 2 पेज होंगे आपके अटेस्टेशन फॉर्म के, और इसके साथ एक पेज होगा फीस रिसिप्ट का। 110 रुपये की पेमेंट रिसिप्ट का फीस पेज का होना ही चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर आपका उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला था स्क्रूटनी फॉर्म जब आपने भरा होगा तो उसके साथ में एक आपको फीस रिसिप्ट भी मिली होगी, 110 रुपये का जो चालान कटता है, तो उसका भी प्रिंट निकाल लेना। तो ये टोटल कितने पेज हो जाएंगे, 10 पेज हो जाएंगे। और इसको कैसे जमाओगे, ऐसे ही जमाओगे। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म रखोगे, उसके नीचे रखोगे अटेस्टेशन फॉर्म, और उसके नीचे रखोगे फीस रिसिप्ट। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, ये तो 10 पेजेस हो जाएंगे। और इसको स्टेपल कर देना, यानी इस पर पिन लगा देना, ठीक है। और कितने सेट बनाओगे, तो 2-3 सेट बना लोगे, ठीक है। तो कॉपी करने वाले कॉपी, एक तो आपको प्रिंट निकाल के दिया होगा और उसकी कॉपी करवा लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। 10 पेज का स्क्रूटनी फॉर्म होगा। कैसे, फीस रिसिप्ट भी आ जाएगी उसमें और इसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा, जो स्क्रूटनी के साथ भरा था, ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अब इधर मैंने लिखा है 1+1। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एक तो ऑनलाइन भरा गया होगा, स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है वो ऑनलाइन भरा गया होगा, और एक आपने खुद ने हाथ से भरा होगा, यानी ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरा होगा। तो 2 अपने अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। देखो दोनों के लास्ट में क्या कराना है आपको, गजेटेड ऑफिसर की सील और साइन लगवानी है। और ये ध्यान रखना एक चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ऑफलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म में सील साइन करवा लो, लेकिन ऑनलाइन जो निकला तो उसमें नहीं करवाओ। नहीं, आपको दोनों में सील साइन करवाने हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। और जो अटेस्टेशन फॉर्म का स्टार्टिंग होता है उधर आप फोटो चिपकाते हो तो उस पर क्रॉस सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। और आपकी स्क्रूटनी फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी गलती होगी है, तो अटेस्टेशन फॉर्म में तो ऑफलाइन वाले में कोई गलती होगी तो उसको व्हाइटनर लगा के सुधार सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन वालों में गलती हुई है तो उसके लिए मैंने बता दिया, जितनी भी स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हुई है उसके लिए सेफ्टी की पर्पस के लिए आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाओगे, ठीक है। आगे बात समझ में, इधर तक आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चौथा डॉक्यूमेंट जो समझ में, चलिए अब देखते हैं चौथा डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, जब भी वैकेंसी निकली थी, जो आपने फॉर्म भरा होगा थर्ड ग्रेड लेवल 1 भर्ती का, वो था एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपने आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह, सबसे पहले जो अपन भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, यानी उसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है और 3 सेट बनवा लेना है। सभी चीज़ों के 3 सेट बनाने हैं, ये मैं बता चुका हूँ। वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड। भैया अब आपने एप्लीकेशन
फॉर्म भर दिया, अब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या वही वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है जो एग्जाम में लेके गए थे, जिसमें एक स्टिकर लगाया था होलोग्राम का? नहीं, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, वो वाला लेके जाना, और अगर वो नहीं है तो इसका प्रिंट भी लेके जा सकते हो, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्कोर कार्ड ले जाना है। अब कुछ लोग समझते नहीं स्कोर कार्ड क्या होता है, तो मैं अपना जब एग्जाम हो जाता है, जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपका रिजल्ट आया था, मैं वो नहीं बोल रहा, रिजल्ट आया था उसमें आपके रोल नंबर आए थे सबके साथ में, उसमें आपके मार्क्स भी लिखे हुए थे, तो वो उसका स्क्रीनशॉट खींच के वो मत लेके जाना। स्कोर कार्ड दूसरा होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं रहे। अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं स्कोर कार्ड। और अभी थर्ड ग्रेड लेवल 1 का जब रिजल्ट आ गया था उसके 2-3 दिन बाद स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए गए थे, तो आपको वो स्कोर कार्ड लेना और उसका प्रिंट निकाल देना। अब ये आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड है, जो कि सीईटी ग्रेजुएट लेवल का है, 2024 में एग्जाम हुआ है। और भाई देखो नाइंसाफी डायरेक्ट 10 नंबर कम कर दिए नॉर्मलाइजेशन में, बहुत नाइंसाफी है। चलिए, तो इस तरीके का स्कोर कार्ड होगा आपको, जिसका आपको प्रिंट निकाल के लेके जाना है और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। चलिए, आप अदर डॉक्यूमेंट, तो ये स्कोर कार्ड समझ गए आप, तो इनका प्रिंट निकाल लेना और उसकी 2-3 कॉपी करवा लेना, तो ये हो जाएगा आपके स्कोर कार्ड, और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, ठीक है। जितनी भी कॉपी निकलेगी सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो जो कि है 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब जिनने भी आरबीएससी बोर्ड से 10th की है अभी कुछ सालों में, तो उनके पास तो एक ही मार्कशीट होती है और वही सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा हुआ रहता है मार्कशीट एज अ सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट भी हुई है और सर्टिफिकेट भी हुई है, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट ऐसा उस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 10th बहुत पहले कर रखी होगी तो उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था, तो उनको दोनों चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। और दूसरी तरफ जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की है, तो उनकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, तो उनको दोनों चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। और अगर आपके पास एक ही है, मतलब आरबीएससी से जिन्होंने की होगी उनके पास तो एक ही होगी, तो आपको एक ही लेके जानी है, क्योंकि एज अ सर्टिफिकेट भी वही यूज़ होती है और मार्कशीट भी वही है आपकी, ठीक है। सेम अगर 12वीं की बात करें तो 12वीं में आपके पास मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट होगा। सीबीएसई, जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड से की है 12वीं, तो मेरे पास अलग अलग है, मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है। और लेकिन किसी ने आरबीएससी से करी होगी रिसेंटली, मतलब कुछ बीते कुछ सालों में, तो उनके पास एक ही होगी, आपके मार्कशीट होगी और उसको सर्टिफिकेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ के 3-3 कॉपियाँ निकाल लोगे और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लोगे, है ना, इनमें साइन हो गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही रहेंगे, ये वाले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये तो आपके पास ही रहेंगे, इनकी कॉपी दोगे तो इनकी कॉपी के नीचे आपके साइन होंगे, यानी आप उनको सेल्फ अटेस्टेड कर दोगे। समझ में आ गई बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डीएलएड। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएलएड यानी बीएसटीसी की मार्कशीट चाहिए आपको। आपको 2 साल की मार्कशीट होगी और एक डिग्री होगी। मार्कशीट दोनों साल के लिए जानी है, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों साल की लेके जाओगे आप, और उसके साथ आपको डिग्री मिली होगी वो भी आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होगी। और उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन उसमें फ़ील किया है, अगर नहीं फ़ील किया है तो नहीं लेके जाओगे, लेकिन अगर फ़ील किया है आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है, और सेम ग्रेजुएशन की भी तीनों साल की लेके जाओगे, 1+1+1, यानी तीनों साल की 3 मार्कशीट लेके जाओगे और उसके साथ में जो इसकी डिग्री है वो लेके जाओगे, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट, बीएसटीसी एडमिशन स्लिप। अब देखो ये जो एडमिशन स्लिप है, इसके लिए बहुत लोगों का डाउट है कि मेरी एडमिशन स्लिप खो गई है या मिली नहीं, या जो भी है, मिली तो होगी आपको लेकिन आपके पास खो गई होगी या इधर उधर होगी होगी, जो भी है। लेकिन बीएसटीसी की एडमिशन स्लिप लेके जानी है आपको, वो मांग सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के पास है उनको लेके जानी है। कुछ भाई बोल रहे थे कि हमारे पास फोटो है या उसका स्क्रीनशॉट है, तो आप उसका प्रिंट निकाल देना और उसको लेके जाना, ठीक है। क्योंकि उधर आपके स्क्रूटनी फॉर्म में वो डेट चेक करने के लिए मांग सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप कॉलेज से एक बार कांटेक्ट करो और उनको रिक्वेस्ट करो, वो दे देते तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी टाइम है, आप कॉलेज से संपर्क करना, वो दे देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड टाइम पे आपसे मांग ली ना, तो फिर कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। इसलिए लेके ही जाना। जिन लोगों के पास है वो सभी बीएसटीसी की एडमिशन स्लिप लेकर जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको एडमिशन स्लिप दी जाती है जिसपे सील होती है और प्रिंसिपल के साइन होते हैं, तो वो वाली आपको बीएसटीसी की एडमिशन स्लिप संभाल के रखनी होती है हमेशा। ये कॉलेज की तरफ से भी बोला जाता है, तो इसको तो आपको संभाल के रखनी थी, और अभी आप इसको डीवी के लिए भी लेके जाओगे। आगे बात समझ में। उसके बाद करते हैं स्काउट कैंप सर्टिफिकेट। ये भी आपके बीएसटीसी में स्काउट कैंप सर्टिफिकेट दिया जाता है, जहाँ आपके स्काउट कैंप का आयोजन होता है 1 सप्ताह के लिए, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। सभी को 2 साल में एक बार, आपको 2 साल में एक बार कभी भी इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ आपको इसमें भाग लेना पड़ता है, और उसके बाद एट लास्ट आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको डीवी में लेके जाना है। अच्छा, जो बीएसटीसी की मार्कशीट थी, जो सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी, उसमें लास्ट वाला पॉइंट में लिखा होगा क्या आपने स्काउट कैंप कर रखा है, तो उसमें आपके हाँ होना चाहिए।
उसमें उधर क्या लिखा होना चाहिए, हाँ लिखा होना चाहिए, आप चेक कर लेना एक बार। अगर हाँ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आपको उधर दिक्कत दे सकता है, ये चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। तो स्काउट कैंप आपको चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और सेकंड ईयर की जो बीएसटीसी की मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने स्काउट कैंप कर रखा है, तो उधर हाँ लिखा हुआ होगा, तो वो हाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी चीज़ है, याद रखना। अब कंपलसरी कर दिया, पहले कंपलसरी नहीं था, तो स्काउट कैंप का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप जानती हो, एक तो लास्ट यानी अभी किसी ने रिसेंटली बीएसटीसी करी होगी तो उसको उधर से मिल गया होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। एक तो उधर से मिल गया होगा, और दो जो है वो गजेटेड ऑफिसर के से साइन करवा के बनवाया होगा उन्होंने, तो सील साइन होगी उस पर, तो वो दो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर की सील साइन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो दो तो ये हो गया और एक ये आ गया। अब ये जो एक है, इनमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि एक कौन सा चाहिए। तो आपने रिसेंटली जो भी लास्ट एजुकेशन की है, तो वो वाला आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने पहले बीएसटीसी कर ली थी, लेकिन अभी रनिंग में ग्रेजुएशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो भाई रनिंग में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सीधी बात है उधर से तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो कौन सा लगेगा, तो बीएसटीसी वाला ही लगेगा, चल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बोलते हैं कि मैंने पहले बीएसटीसी कर ली थी लेकिन उसके बाद कॉलेज करी, लेकिन प्राइवेट करी। प्राइवेट का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब ये है कि घर पे रहकर करी और केवल एग्जाम देने जाता था। जो भी आप डिग्री प्राइवेट करते हो उधर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से दिया जाता है, तो जो भी रेगुलर कोर्स होता है, जो भी रेगुलर डिग्री आप करते हो, तो उधर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा चलेगा, तो फिर आपके बीएसटीसी वाला चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरा जूनियर अकाउंटेंट के टाइम डीवी हुआ था ना, तो जूनियर अकाउंटेंट एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट करी थी, यानी केवल एग्जाम देने जाता था। तो फिर मेरा कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं लेके गया, तो मैं 12th वाला लेके चले गया, और वो बिल्कुल चल जाएगा। चलेगा नहीं भाई, दौड़ेगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आप समझ गए होंगे कि लास्ट में आपने जो रिसेंटली रेगुलर एजुकेशन की है, रेगुलर आपने जो डिग्री की है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइवेट वालों का नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपना संतान संबंधी घोषणा पत्र। अब ये सभी को देना था, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी को देना था संतान संबंधी घोषणा पत्र, जिसमें नीचे गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं और आपके भी साइन हो जाएंगे इसमें। तो ये सभी को देना है, ठीक है। उसमें आपके दो से ज़्यादा संतान नहीं बननी है, और जो अनमैरिड है वो तो 0-0 भरेंगे। ये चीज़ें सारी अपन ने डिस्कस कर दी है। अब इनके फॉर्मेट कैसे कैसे थे मैं एक बार आपको बता दूंगा इनका 2 मिनट में, तो आप उनको समझ जाओगे। उसके बाद बात करते, एक आपका धूम्रपान वाला होगा, और वो भी सिंपल पेपर पे था, जिसमें आपको केवल लिखना था भर्ती वगैरह का नाम, आपका नाम वगैरह, और नीचे साइन करने थे, तो वो आप धूम्रपान वाला लेके जाओगे। उसके बाद 2 स्टाम्प जो थे वो आपके कंपलसरी स्टाम्प थे, जो कि ड्रॉबरी यानी दहेज वाला था, और एक फोर्थ सर्टिफिकेट वाला था, जिसमें लिखा था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट लीगल ऑथेंटिक है, और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके के नहीं है, यानी जाली कोई भी नहीं है, सभी जो है एकदम एक्यूरेट और एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वो दोनों आपको कंपलसरी देने थे स्टाम्प, एक तो दहेज वाला हो गया और एक फोर्थ सर्टिफिकेट वाला हो गया। ये सभी को देना है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशली नहीं है कि केवल इसको देना है, ऐसा कुछ नहीं, सभी को देना, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो विधवा हो कुछ भी हो, आप सभी को देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टाम्प देने, इसके अलावा बहुत सारे एफिडेविट हो सकते हैं, जैसे कि आपके कोई भी गलती होगी तो उसका एफिडेविट हो सकता है, स्क्रूटनी में गलती होगी तो उसका एफिडेविट हो सकता है, डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो उसका एफिडेविट हो सकता है, तो ये चीज़ें अलग है, ठीक है। उसके बाद है आपका संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र, है ना। तो ये आपको देना, संविधान संबंधी आपके प्रतिज्ञा पत्र भी आपने बनाया होगा, और ये स्क्रूटनी फॉर्म बनने से पहले बनाया होगा आपने, तो वो आपको देना है। उसके बाद बात करते हैं हस्तलिखित, तो 2 हस्तलिखित जो आपको देना है उसकी 2 कॉपी आपको करवानी है। मैंने आपको बोला था कि हस्तलिखित आप घर पे भर के लेके जाना, अब वो ले लेते तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी 2 प्रिंट खाली कॉपी भी साथ में रखना। अब मान लो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे सामने भरो, तो उनके सामने भर देना, और वो लेके जाना। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, जहाँ से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर संतान संबंधी धूम्रपान स्टाम्प और ये संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र और हस्तलिखित, ये आपको इनका एक बार परफॉर्मा फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि आपको ये लेके जाना है, ठीक है। और कौन से है मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखते हैं अपन उन डॉक्यूमेंट्स को। तो देखो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपन बात करें तो ये 50 रुपये वाला स्टाम्प है, इस पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सभी को बनाना है, फोर्थ सर्टिफिकेट वाला है ना। उसके बाद अपन बात करें ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सिंपल पेज पे बनाना था, सभी को बनाना था, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये अविवाहित वाला है, ठीक है, ये वाला सबको बनाना है। पहला वाला फोर्थ सर्टिफिकेट वाला है, दूसरा दहेज वाला है, तो ये सभी को बनाना है। और इसके बाद विवाहित जो लोग हैं उनको बनाना है, ये वाला है। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको इनका फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है। अब ये विधवा और परित्यक्ता वाला हो जाएगा। उसके बाद ये विवाह प्रमाण पत्र, ये आपके काम का नहीं अगर आप अनमेरिड हो तो। अब ये वचन पत्र जो कि सामान्य कागज पर देना था, जो कि धूम्रपान और गुटखा सेवन आप नहीं करते हो, तो ये वो वाला है, तो ये याद रखना है इसको, ठीक है। अब इस पे इसका डायरेक्ट प्रिंट निकाल के साइन करवा, खुद साइन कर लेना है, तो ये कहलाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। लेकिन जब आप इसकी फोटो कॉपी करवा के दूसरे सेट में लगाओगे तो वो कॉपी कहलाएगा, और उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना है, यानी नीचे साइन करना है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये है संविधान संबंधी प्रतिक्रिया पत्र, जो कि सामान्य कागज पर देना था, और ये आपको सभी को निकाल के लेके जाना है, ये सभी को बनाना है, ठीक है। तो ये इसमें रोल नंबर वगैरह भर देना, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी भी कॉपी करा के आप सेल्फ अटेस्टेड कर दोगे और दूसरे सेट में लगा दोगे, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नमूना जो देख रहे हो आप, जिसमें आपको हस्तलिखित रूप से भरना है, ये ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में भरना है। अब मैं आपको बता चुका था कि भाई जो साइन आप करते हो तो दोनों जगह वही साइन होंगे। कहाँ पर दोनों जगह? ये इधर। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। ये जो दोनों जगह दिख रही है, यहाँ पर हस्ताक्षर और इधर हस्ताक्षर, एक सेकेंड, इधर हस्ताक्षर और इधर हस्ताक्षर। अगर आप हिंदी में साइन करते हो तो दोनों जगह हिंदी में साइन होंगे, अगर आप इंग्लिश में साइन करते हो तो दोनों जगह इंग्लिश में साइन होंगे। इस बात का खास ख्याल रखना था। अब आप इसको दोनों को भर के लेके जाना, लेकिन क्या करना, दो कॉपी निकाल लेना, ब्लैंक कॉपी। अगर आपको बोले कि हमारे सामने भरो तो उनके सामने भर के देना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इधर जो इसका स्टार्टिंग है, जहाँ इसका स्टार्टिंग है, इधर आपका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, और ये संख्या वगैरह तो जब आपको अलॉट होगी तब आप देख कर भर देना। अब इसमें ये इधर बीच में नहीं भरना है, बीच में मत भरने लग जाना, और नीचे भरना है इधर, ठीक है। तो ये इसकी कॉपी निकाल के ले जाना, ये मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद अपन बात करें, ये सभी को देना, गैर अनुसूचित क्षेत्र में से बिलोंग करते हो या अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यानी टीएसपी से बिलोंग करते हो या नॉन टीएसपी थे, तो ये सबको देना था। जिसमें आप इसका प्रिंट निकाल के इधर नाम पता वगैरह सब भर दोगे और आपकी डिटेल्स भर दोगे, तो ये कहलाएगा ओरिजिनल। फिर जब इसकी कॉपी निकाल कर आप उस पर सेल्फ अटेस्टेशन करोगे और उसको आप सेकेंड सेट में जमा दोगे, ठीक है। और ये विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको सारे फॉर्मेट पता होंगे और आपको अब समझ में आ गए होंगे कि किसी में भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं अदर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो मैंने आपको सभी 13 से लेकर 19 तक सबका फॉर्मेट दिखा दिया। आपको सभी पता होंगे कि किस तरह का इनका फॉर्मेट है और कौन कौन से ये सर्टिफिकेट है, कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट है, तो आप उसके हिसाब से इनको लेके जाओगे और प्लस इनकी फोटोकॉपी भी करवा लोगे, उसको दूसरे सेट में अटैच कर दोगे सेल्फ अटेस्टेड के साथ, ठीक है। तो ये आपको 13 से 19 सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 20वां, यानी आपका मूल निवास। मूल निवास जो है एक बार ही बनता है, अगर आपके उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको नया बनवा लिया होगा आपने या जो भी है आपसे, लेकिन जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, यानी जब आपका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले के चलेंगे। तो अगर आपका मूल निवास जो है वो पहले का बना हुआ होगा और जिसने अभी बनवाया एग्जाम, एक तो एग्जाम देने से पहले का बना हुआ था और जिसने अभी बनवाया, तो आपको ये दोनों लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि उधर यही वाला चलेगा और इसके साथ वो जो है एफिडेविट मांग लेंगे, ठीक है। उधर उनसे पूछ लेना कि सर ये इसमें गलती थी तो मैंने ये नया बनवा लिया और इसके साथ मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, तो वो जो भी होगा इसकी भी कॉपी ले लेंगे, इसकी भी कॉपी ले लेंगे और साथ में एफिडेविट भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो भी टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो टीएसपी का ले जाएंगे और अगर आपके कोई गलती होगी तो आप एफिडेविट दे दोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत लोगों का कंफ्यूजन आता है। देखो जो लोग ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो मेरे को पता नहीं है, उनका एक फिक्स वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स या जो भी है, क्योंकि मेरा तो एससी से है तो हमारे तो एससी का एक ही बार बनता है, तो मेरे को उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप एक बार पता कर लेना आपकी कितनी वैलिडिटी है। अब अगर आपकी वैलिडिटी खत्म होगी तो उसका एक स्टाम्प भी बनता है, इतना मेरे को पता है, स्टाम्प बनता है जिससे उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, यानी प्लस हो जाती है 1 साल या ऐसे कुछ बढ़ जाती है। तो आप वो एफिडेविट बनवा के ले जाना अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो, ठीक है। खत्म हो गई है तो की बात बता रहा हूँ, और अगर खत्म नहीं हो तो फिर आप उसको लेके जा सकते हो, और अगर खत्म हो गई है तो आपको फिर उसके साथ एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके वैलिडिटी खत्म हो गई थी और आपने नया बनवा लिया है तो भी आप एफिडेविट लेके जाओगे कि साहब मैंने ये नया बनवा लिया है इसके बाद में एग्जाम के बाद में, और ये मैं एफिडेविट और ये दे रहा हूँ। अब आपको जिनके पास मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी ये मूल निवास और ये कास्ट सर्टिफिकेट एग्जाम से पहले का था और उसको नया बनवाया है, तो आपको पुराना वाला लेके जाना है, उसकी कॉपी भी लेके जानी है, नए वाले की कॉपी भी लेके जानी है और एफिडेविट भी लेके जाना है, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पुराना वाले लेंगे और उसके साथ एफिडेविट ले लेंगे, लेकिन फिर आप उनको बता सकते हो कि सर मैंने नया भी बनवा लिया, तो आप ये नए की फोटोकॉपी भी अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो आप, तो ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको लेके जानी है, कौन कौन सा, पुराना भी, नया भी और एक एफिडेविट भी, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर बहुत लोगों का डाउट रहता है, तो मैंने सारी चीज़ें इधर आपको बता दी है, ठीक है। अब जो ओबीसी एमबीसी इनसे बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपका
पता कर लेना वैलिडिटी वगैरह पूरी हुई है या नहीं है, जो भी है, और अगर पूरी होगी है तो उसके हिसाब से आप अपना एफिडेविट बनवा देना। और SC ST या जितने भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना और उधर लेके जाना, ठीक है। और लेकिन आपकी जो भी वैकेंसी आई थी उससे पहले का होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट सारे पहले के देखेंगे, है ना। बाद के उसके बाद से आपने कुछ भी नया बनाया हो या कुछ भी करा हो, उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों चीज़ें लेके जाना, पुराना, नया प्लस एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपन ने देख लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रीट प्रमाण पत्र, जो भी आपने रीट क्वालिफाई करी होगी, रीट पात्रता का परीक्षा जो आपने दी होगी, उसके पास आपका एक प्रमाण पत्र होगा जिसमें आपके लेफ्ट साइड फोटो होती है वगैरह, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और पात्रता का सर्टिफिकेट होगा। ये चीज़ आपको पता होगी, वो आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका अदर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, जैसे स्पोर्ट कोटा से, या जो लोग मैरिड है वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। स्पोर्ट कोटा से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जो लोग डिसेबल्ड है यानी जो लोग विकलांग है वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और जो विधवा महिला है वो अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, अदर को कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना 25 नंबर डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई है, स्क्रूटनी में कोई मिस्टेक हुई है, या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। 100% आपका एफिडेविट लगेगा, ठीक है। मेरा जूनियर अकाउंटेंट में कास्ट सर्टिफिकेट या मूल निवास में मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, उसमें मदर नेम जो था उसमें सरनेम नहीं लगा हुआ था, ठीक है। मदर नेम में सरनेम नहीं था, तो मैंने उधर एफिडेविट दिया था कि सर मेरा ये सरनेम वगैरह नहीं है, तो ठीक है, मैंने एफिडेविट दे दिया था और बिल्कुल चल गया था। तो उधर एफिडेविट मांगते भी है वो लोग, ठीक है। तो आपको इधर एफिडेविट देना है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके गलती किसी में भी हो सकती है, चाहे डॉक्यूमेंट में हो, चाहे स्क्रूटनी में हो, चाहे एप्लीकेशन में हो, सभी में गलती होगी। उसके लिए अलग अलग एफिडेविट बनेंगे। अच्छा, एक ही एफिडेविट मत बनवा के ले जाना, जैसे डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसका अलग बनेगा, स्क्रूटनी में जितनी भी गलती हुई है तो सभी गलती का एक ही बन जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो वो आपका अलग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेके जाना, और नीचे उसके पे साइन हो जाएंगे, नोटरी वगैरह हो ही जाएगी। लेकिन जब उसकी कॉपी कराओगे तो उसके नीचे साइन करना है, यानी उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। उसके बाद आपको 2 ID लेके जानी है, जिसमें आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप पैन कार्ड ले जा सकते हो। उसके बाद पैन कार्ड नहीं हो तो उसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कुछ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिसेंट फोटोज चाहिए आपको, जो भी आपके हाल ही में फोटो खींची गई वो चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और 10-15 फोटो लेके जाना। क्योंकि ऐसा मत करना कि 2 फोटो कहीं अलग लगा दी, 2 फोटो अलग लगा दी, 2 फोटो नई लगा दी, 2 फोटो पुरानी लगा दी, ऐसा गलती मत करना। एक ही फोटो रखना, मतलब एक ही यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, और वो आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। 10-15 ले लेना, ताकि कहीं भी लगानी पड़े तो कम नहीं पड़े अपने पास, तो ठीक है, 10-15 फोटो ले लेना। उसके बाद और क्या चाहिए भाई, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये मत पूछना कि बैंक डायरी चाहिए कि नहीं, या आधार कार्ड, या क्या बोलते हैं पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए या नहीं, या फिर आपके जो राशन कार्ड या राशन कार्ड वगैरह होगी, या फिर आपके जन आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें चाहिए। और आपका जब भी जब भी DV का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसमें जो DV चेकलिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसमें भी यही डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे। फालतू के कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाते, और जो ही डॉक्यूमेंट उसमें बताए जाएंगे वही डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करे। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपके पास अगर स्टेपलर है तो लेके जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट में से कुछ पेजेस अलग करने होंगे तो उधर आपके स्टेपलर काम में आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो तो लेके जाना। उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें ये तो आपको लेके जानी है, क्योंकि वाइटनर लेके जाना है। कोई भी गलती की होगी तो उधर आप वाइटनर के थ्रू उसको ठीक कर दोगे, अगर नहीं होगा तो फिर इधर उधर देखते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए लेके जाना। उसके बाद ब्लू बॉल पेन लेके जाना, आपको कुछ भी डिटेल्स भरनी होगी, कुछ छूट गया होगा तो उधर भर लेना। उसके बाद गम, फोटो वगैरह पेस्ट करने के लिए उधर गम लेके जाना, है ना। फेविस्टिक वगैरह कुछ लेके जाना। और बारिश का मौसम है इसलिए डॉक्यूमेंट को संभाल के लेके जाना, बारिश वगैरह आ जाए तो इसलिए एक आपके पास प्लास्टिक बैग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस ये जो भी एसेसरीज है ये सारी आपको लेके जानी है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये डॉक्यूमेंट की साइड आपको तैयार कर लेना है, 3 साइड आपको बनाना है, और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। भाई पहले ही बना लो, क्योंकि ऐसा होगा कि एंड टाइम पे फिर बनाओगे तो वो जल्दी का काम शैतान वाली बात हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी, दिक्कत आपको ही होगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट के सेट है ये तो आपको DV चेकलिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद भी बनाना है और उसके पहले भी बनाना है, तो अभी ये वाला काम पहले कंप्लीट कर लो, फिर जैसी
सी चेकलिस्ट आ जाएगी, तो वो जो अदर डॉक्यूमेंट बनाना है ना, तो वो तो आप बाद में भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो उसमें तो आधा घंटा ही लगेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे के जो भी प्रोसेस होगा वो उसकी वीडियो में बताकर इधर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जैसी डीवी चेकलिस्ट आ जाएगी तो अपना आपके पास ईमेल आएगा या फिर टेक्स्ट आएगा, जो भी आएगा, तो उसको चेक करते रहना। कई बार ईमेल में है ना आपके स्पैम में चला जाता है, तो उसको चेक करते रहना। वैसे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर रखा है। जैसे ही आएगा ना, मैं उधर पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आप अपडेटेड रहोगे। और उधर में वैसे भी केवल इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं, बल्कि अदर सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट होती है, तो उधर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जब भी चेकलिस्ट आ जाएगी तो डिस्कस कर लेंगे चेकलिस्ट कैसे भरनी वगैरह है, वो सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।